Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss the topic concept of a product. क्योंकि हमने यूनिट थर्ड प्रीवियस लेक्चर में यूनिट थर्ड को स्टार्ट किया था और उस यूनिट थर्ड में मैंने आपसे मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 P's को डिस्कस किया था, दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स। और प्रोडक्ट मिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मार्केटिंग प्रोग्राम के अगर की एलिमेंट की बात करें तो ये प्रोडक्ट है जो किसी भी मार्केटिंग प्रोग्राम का एक की एलिमेंट होता है। हम चाहे प्राइसिंग की बात करें, चाहे प्रमोशन की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये सारे डिसीजंस तब फॉलो किए जाते हैं जब हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें मार्केट में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल होना है। कंज्यूमर्स की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो आप मार्केट में अवेलेबल करा रहे हो। तो सबसे पहले डिटरमाइन करना होता है कि कंपनी या फर्म किस प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में अवेलेबल होगी। तो प्रोडक्ट एक प्राइम प्लेस रखता है, फर्स्ट प्लेस रखता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द पॉइंट इज दैट कि प्रोडक्ट है क्या, व्हाट इज अ प्रोडक्ट। तो डिफरेंट डेफिनेशंस इसकी अवेलेबल है। तो कुछ जो मेन डेफिनेशंस है वो हम इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टीफेंसन की। स्टीफेंसन ने क्या कहा था, अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज एवरीथिंग द परचेजर गेट्स इन एक्सचेंज फॉर हिज मनी। इन्होंने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन प्रोवाइड करी और ये बताया कि वो दैट एवरीथिंग जो परचेजर को मिलती है उसके मनी के एक्सचेंज में, उन पर्टिकुलर थिंग को हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। कोई भी चीज जो मनी के एक्सचेंज से परचेजर को मिल रही है उसको प्रोडक्ट का नाम दिया गया। अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स पुट टुगेदर सो दैट द एंड रिजल्ट दैट इज प्रोडक्ट सर्व्स अ पर्पज ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, रॉ मटेरियल को एंड प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, एंड रिजल्ट्स में कन्वर्ट करती है, जिसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और उसका पर्पज क्या होता है, कंजम्पशन का पर्पज सर्व करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजम्पशन के पर्पज को सर्व करना। तो उन्होंने डिफाइन करा प्रोडक्ट का मतलब है अ नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स विच आर पुट टुगेदर सो दैट द एंड रिजल्ट दैट इज प्रोडक्ट सर्व्स अ पर्पज ऑफ कंजम्पशन। ये बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की गई थी प्रोडक्ट की, दैट इज गिवन टू यू इन इकोनॉमिक पॉइंट। अ प्रोडक्ट कंसिस्ट यूटिलिटीज which are created by a set of tangible, physical and chemical attributes assembled in an easily identifiable form। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का मतलब वो यूटिलिटी से है जो कंज्यूमर गेन करता है। और वो यूटिलिटीज कैसे क्रिएट की जाती हैं, एक सेट तैयार किया जाता है टेंजिबल, फिजिकल एंड केमिकल एट्रीब्यूट्स के हेल्प से। इसको असेंबल किया जाता है और इस तरह से असेंबल किया जाता है जिससे कि इजिली इसको आइडेंटिफाई किया जा सके और इजिली इसको यूज किया जा सके। पर्पस क्या है, जो आप सेट तैयार कर रहे हो इन 3 एट्रीब्यूट्स को असेंबल करके, उसके थ्रू यूटिलिटीज क्रिएट होनी चाहिए। यानी कि वो पर्टिकुलर जो सेट आपने तैयार किया, दैट सेट मस्ट हैव द यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अगर उसके अंदर यूटिलिटीज अवेलेबल हैं तो हम उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट को प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ये जो डेफिनेशन है दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट। एक और डेफिनेशन है इसके अंदर, ये डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी फिलिप कॉटलर ने। फिलिप कॉटलर ने क्या कहा था प्रोडक्ट के बारे में, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन and that might satisfy a want or a need. It includes physical object, service, persons, place, organization and ideas। तो इन्होंने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर दिया
इन्होंने बोला प्रोडक्ट का मतलब है एनीथिंग जो मार्केट में ऑफर की जाती है, जिससे कंज्यूमर, जिस पर कंज्यूमर का अटेंशन जाता हो, जिसको कंज्यूमर्स एक्सरसाइज करना चाहते हो, जिसको यूज करना चाहते हो, जिसको कंज्यूम करना चाहते हो, और उसके थ्रू वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो। तो ऐसे पर्टिकुलर ऑफरिंग को हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट का मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, किसी पर्सन से भी उसका मतलब हो सकता है, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन या आइडियाज, इन सबको इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। सो पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं कि टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या क्या वेरियस कंपोनेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहां मैंने एक चार्ट ड्रॉ कर रखा है जो टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में दिस इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हैविंग। क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर फीचर्स को ऐड किया जाता है, डिजाइन को ऐड किया जाता है, क्वालिटी उसके अंदर ऐड की जाती है, उसका साइज डिसाइड किया जाता है, कलर डिसाइड किया जाता है, वेट डिसाइड किया जाता है, ब्रांडिंग को फोकस किया जाता है, पैकेजिंग एंड लेवलिंग को फोकस किया जाता है, वारंटी एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इन सबको अगर मैं एक साथ मैच कर दूं, मिक्स कर दूं, तो इनका जो मिक्सचर फॉर्म निकल के आएगी उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो कुल मिला के मार्केट में अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, बल्कि कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेनिफिट्स को परचेज करते हैं। इट मींस अ प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स। ओके, इट मींस दिस मेथड इज अ प्रोसीजर फॉर फिटिंग अ लाइन टू अ सेट ऑफ observed data points mathematically. A trend that best fits the data is found by the following equation. और क्या है वो इक्वेशन? द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी टी। यानी कि जो हमारे पास पास्ट डेटा अवेलेबल था, उस पास्ट डेटा के बेसिस पर हम एक लाइन को फिट करते हैं, और उस लाइन को हम y इज इक्वल टू a प्लस बी टी के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां y क्या है? y इज द फोरकास्टेड सेल्स, T is the time period, and A and B are the constant parameters. इन कांस्टेंट पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का यूज करते हैं। क्या क्या है वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस? पहली है समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b समेशन t, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है समेशन ऑफ y t इज इक्वल टू स्मॉल n a प्लस b समेशन t स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ n क्या है? n is the number of items in the time series. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस में डेवलप करके और प्रॉपर्ली सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। इन a और b की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और इसके हेल्प से हमारे पास एक प्रॉपर लाइन ऑब्टेन हो जाएगी, जिसे हम ट्रेंड लाइन का नाम देते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स की वैल्यू को पुटअप करके फोरकास्टेड सेल्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। Clear? Now the third one is the moving average method. Moving average method क्या मतलब होता है इसका? It is a technique that calculates the overall trends in a data set. The data set is sales volume from historical data of the company. It is simply the average of a selected set of time period. कुल मिला के ये एक ऐसी टेक्निक है जो दिए हुए डेटा सेट के ओवरऑल ट्रेंड को कैलकुलेट करती है। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा दे रखा होता है सेल्स वॉल्यूम के फॉर्म में, उसको फॉलो करते हुए हम फ्यूचर डिमांड को प्रॉपर्ली फॉरकास्ट कर सकते हैं। इसको हम मूविंग का नाम देते हैं। मूविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फॉलो करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे 3 years मूविंग एवरेज, 5 years मूविंग एवरेज, 7 years मूविंग एवरेज। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास आगे की वैल्यूज मिलती चली जाती हैं, हम जो ओल्डेस्ट नंबर्स होते हैं इसको हम हटाते चले जाते हैं अपनी कैलकुलेशन में, और इसके बेसिस पर हम एक मूविंग एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और ये वैल्यू क्या करती है, हमें फोरकास्टेड डेटा को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। इसका एक फॉर्मूला है, मूविंग एवरेज इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल n। स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स अवेलेबल। क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड। दिस मेथड इज
सेकेंड मेथड बैरोमेट्रिक मेथड। क्या होता है बैरोमेट्रिक मेथड? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द पास्ट डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड ट्राइज टू प्रोजेक्ट द पास्ट इनटू द फ्यूचर। यानी कि है ये इसमें वही कि हम इसमें क्या करते हैं, पास्ट डिमांड को फॉलो करते हैं प्रोडक्ट की, और उस पास्ट डिमांड के बेसिस पर प्रोजेक्ट की फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन इसमें हम जिन पर्टिकुलर 3 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं वो इसको बैरोमेट्रिक का नाम प्रोवाइड करते हैं। वो क्या 3 पैरामीटर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स क्या है वो? एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, सेकेंड वन इज लैगिंग इंडिकेटर एंड द थर्ड वन इज द कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर। These economic indicators are used to predict the future trends of the business. इन 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। अब ये 3 इंडिकेटर होते क्या क्या हैं? पहला है आपके पास लीडिंग इंडिकेटर। क्या मतलब होता है? जब कोई सीरीज लगातार या तो अप स्टेज में हो या लगातार डाउन स्टेज में हो तो हम उसको लीडिंग इंडिकेटर का नाम देते हैं। यानी कि एक सीरीज से 2 सीरीज को कंपेयर कर रहे हैं, अगर एक सीरीज लगातार दूसरी सीरीज से अप स्टेज में है या एक सीरीज दूसरी स्टेज से लगातार डाउन सीरीज में है तो वो लीडिंग इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम लैग है, वो उसको फॉलो कर रही है और चेंजेस हो रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। जैसे हर 3 साल बाद सेल इंक्रीज हो रही है या हर 3 साल बाद सेल डिक्रीज हो रही है, तो इसमें एक टाइम गैप आ गया, एक टाइम लैग आ गया। उसके बेसिस पर हम लैगिंग इंडिकेटर्स के हेल्प से डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। और तीसरा होता है कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं? ये साइमल्टेनियस वे में अप एंड डाउन होते रहते हैं, यानी कभी अप हो रहे हैं कभी डाउन हो रहे हैं, कभी अप हो रहे हैं कभी डाउन हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लेवल क्या है। तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लेवल्स के बेसिस पर जब अप एंड डाउन साइमल्टेनियस वे में फॉलो होता है तो इन इंडिकेटर्स को हम कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर मेथड में ये देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर डिमांड को अफेक्ट करने वाले इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, लीडिंग है या लैगिंग है या कोइंसिडेंशियल है, और इन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके बाद फ्यूचर डिमांड को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? द थर्ड मेथड इज रिग्रेशन एनालिसिस। क्या होती है रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस के हेल्प से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इट। क्वांटिटी डिमांडेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो इसके डिटरमिनेंट्स हैं वो कैसे वेरिएबल हैं? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं इसके? जैसे प्राइस, गुड्स के प्राइस हैं, कंज्यूमर्स की इनकम है, रेटेड गुड के प्राइस हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। वो सब क्या कहलाते हैं? ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जब हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से हम फ्यूचर की डिमांड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक रिग्रेशन इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और हम ये सपोज करते हैं कि जो रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर है। 2 टाइप की रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं इसके लिए हम। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन बाई एंड रिग्रेशन इक्वेशन बाई ऑन एक्स। अगर एक्स ऑन बाई है तो फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और अगर बाई ऑन एक्स है तो फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमारे पास जो पास्ट डेटा अवेलेबल है उस पास्ट डेटा का यूज करते हुए हम रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके रिग्रेशन इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं और उसके बेसिस पर हम फ्यूचर डिमांड को फॉरकास्ट कर सकते हैं। So this method is known as the regression analysis method. Now come to the last. This is the simultaneous equation method. क्या कहता है ये मेथड? इस मेथड के अकॉर्डिंग हम 2 टाइप के वेरिएबल्स को डेवलप करते हैं। एक तो होते हैं एंडोजेनस वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल्स। और इनको डिटरमाइन करने के बाद हम नेसेसरी डेटा को इन 2 पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं और उसके बेसिस पर इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को डेवलप करते हैं। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी डेटा द मॉडल इज एस्टिमेटेड थ्रू सम एप्रोप्रिएट मेथड। यानी कुल मिला के एंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल्स के बेसिस पर हमने डेटा को क्लासिफाई किया और उसको प्रॉपर वे में अरेंज करते हुए